मध्य प्रदेश में एक तरफ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश चुनौती ये बना हुआ है कि आखिरकार अब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी बीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद किसको दी जाए। दरअसल याद कीजिए वर्ष 2020 का वो वक्त जब 22 विधायकों के साथ कमलनाथ की सरकार को धराशाही करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस वक्त बड़ा झटका कांग्रेस को दिया था और खुद केंद्र में मंत्री बन गए। इसके साथ साथ उनके जो करीबी नेता थे उन्हें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में बड़े बड़े मंत्री पद मिले, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को ये भुगतना पड़ा कि मुश्किल से 2018 में वो सरकार बनाने में कामयाब हुए थे और महज 17 महीने ही वो सरकार चल पाई, जिसके बाद फिर से तख्तापलट होता हुआ नजर आया। लिहाजा अब लड़ाई फिर से शुरू हो गई है और लड़ाई ये है कि प्रदेश अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा जो है वो इस पद की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और इसमें सबसे ऊपर नाम जो दिखाई दे रहा है वो मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और पूर्व कांग्रेस के नेता, वर्तमान में बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल है। नरोत्तम मिश्रा चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे, जिससे कि आने वाले वक्त में सिंधिया गुट मध्य प्रदेश में मजबूत हो पाए और आने वाले वक्त में यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने का रास्ता तय कर लिया जाए। दरअसल देखना दिलचस्प होगा कि हाईकमान अब किस तरीके से कड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आता है। क्या वाकई में बीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका जी। किस तरीके से देखते हैं नरोत्तम मिश्रा का ये जो दबाव बनाना कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, वरना भारतीय जनता पार्टी में जो 22 विधायक शामिल हुए थे उसमें कुछ विधायक जो है फिर से कांग्रेस की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। क्या वाकई कोई तोड़फोड़ की गुंजाइश दिखाई देती है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, आपने महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय सबकी निगाहें इसलिए लगी हुई है कि वहां पर आखिर प्रदेश का की जो कमान है बीजेपी की वो किसके हाथों में जाने वाली है। अब तक जिस तरह बीडी शर्मा ने आप कह सकते हैं सफलतापूर्वक पार्टी का संचालन किया है, कि ऐसे में कोई बड़ा नाम उनकी जगह लेता हुआ नजर आएगा। देखिए, आपने दो तीन चीजें मोटी मोटी रखी। एक तो नरोत्तम मिश्रा का नाम आपने रखा, जो पहले गृह मंत्री भी रह चुके हैं, बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं, अपनी बयानबाजी को लेकर खासी चर्चाओं में रहते हैं कि उनके नाम पर मोहर लगेगी। एक बात। दूसरी बात, देखिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। कभी अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है, कभी वो खुद ही कहीं ना कहीं अपना नाम सामने रखते हुए नजर आते हैं। तो ये आप मानकर चलिए कि यहाँ पर किसी एक के नाम पर मोहर लगाना बीजेपी के लिए आसान बात नहीं होगी। इसके अलावा आपने एक और महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान दिलाया कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के खेमे से लगातार आवाजें उठ रही हैं, खास साथ में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लगभग 22 विधायक टूट जब बीजेपी में शामिल हुए थे, तब कहीं जाकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन पाई थी। और उसी तरह से क्या अब ये पद जो है वो कांग्रेसी खेमे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किल बात ये हो रही है कि आज की तारीख में अगर आप देखें दिनेश जी, तो अमूमन बड़े पदों पर कांग्रेस पार्टी से आए हुए चेहरे नजर आते हैं। आप जरा मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में बात करिए। इसके अलावा आप जो है जिस तरह एकनाथ शिंदे का जिक्र आप कर सकते हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जब वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर इस तरफ आते हैं तो बड़े बड़े ओहदों से उनका सम्मान किया जाता है। सिंधिया भी उसमें से एक नाम है। उनको भी तो केंद्रीय मंत्री बनाया ना, सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन देखिए, केंद्रीय मंत्री बनने से मेरे ख्याल से उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई होगी दिनेश जी, क्योंकि वो बनने तो मुख्यमंत्री आए थे। आपको अगर याद हो कि जो मंत्री तो वो इससे पहले भी रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में, और ऐसे में जब मुख्यमंत्री बनने को लेकर लगातार लड़ाइयां हुई, आपस में जद्दोजहद हुई, तनातनी का माहौल बना, और जब सिंधिया को ऐसा लगा कि भाई मेरी दाल यहाँ पर नहीं गलेगी, वो तुरंत 20-22 अपने सपोर्टर लेकर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है दिनेश जी कि लगभग 5 से 6 साल का वक्त हो गया है, सिंधिया के नाम पर कोई भी चर्चा नहीं है। इस बार भी जब शिवराज सिंह चौहान को ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, चर्चाओं में कोई नाम था, सिंधिया का नाम था कि उनके नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन बीजेपी ने बड़े शातिराना अंदाज में यहाँ पर कह सकते हैं सियासी दांव खेलते हुए मोहन सिंह यादव के नाम पर मोहर लगा दी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेसी जो लगातार बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी को अपना घर मानते हैं, लेकिन यही बीजेपी उनके ऊपर सवाल खड़े करती है। मध्य प्रदेश में आपने देखा, तमाम बीजेपी नेताओं ने कहा कि जब से कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे दल में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। आपको याद होगा जिसने एक सिपाही के पास में करोड़ों रुपए की जायदाद मिलना, पैसा मिलना। यहाँ पर आऊंगा मन जी, यहाँ पर आऊंगा, लेकिन बीच में रोकना चाहूंगा आपको। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव
भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा। जी। तमाम बड़े बड़े वादे किए गए। धान की एमएसपी 3100 रुपए, गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए, 6000 रुपए सोयाबीन और 8000 रुपए चना की फसल को खरीदने का वादा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। पिछले दो जो कृषि मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश से ही संबंध रखते हैं, जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो उनके कार्यकाल के दौरान तो जिस तरीके से 13 महीने का एक बड़ा किसान आंदोलन भी चला था और उस किसान आंदोलन ने कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर उनकी रणनीति को भी ठेस पहुंचाने का काम किया था। तो ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान की जो वादा खिलाफी दिखाई देती है यहाँ पर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के किसानों के साथ। और दूसरी बात यह है कि 2500 रुपए महिलाओं को समान रूप से देना और जो नौकरियों का वादा किया गया था वहां पर विपक्ष लगातार सरकार को यहाँ निशाना बना रहा है। क्या ये ऐसे की पॉइंट्स हैं जिस पर बीजेपी सरकार या यूं कहे कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव बैकफुट पर दिखाई देते हैं? क्योंकि प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं ने कहा कि जनता को भीख मांगने की आदत सरकार से हो गई है, ये आदत आपको छोड़नी होगी। क्या ये बयान जो है ये बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं मध्य प्रदेश? देखिए, बिल्कुल बीते दिनों आपने देखा होगा जीतू पटवारी ने किस तरीके से कह सकते हैं कि आंदोलन चलाकर किसानों के पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास किया। और यहाँ पर एक बात ये भी समझ में आती है कि शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया, देखिए किस शिद्दत के साथ उन्होंने मेहनत की थी। हर कोई ये मानकर चल रहा था दिनेश जी की बीजेपी की जो हार है वो मध्य प्रदेश में निश्चित है क्योंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने वाली है। लेकिन जिस तरह से 247 या इस तरह के आसपास की उन्होंने जनसभाएं की और लगातार कह सकते हैं हर विधानसभा में उनकी पहुंच उनमें देखने को मिली और जिस तरह की मेहनत उन्होंने की थी उसका सिला भी उनको मिला। लेकिन सिला तो मिला लेकिन बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठाया, अलग कर दिया। तो यही बीजेपी की रणनीति रहती है, जो भी ताकतवर नेता होता है तो उसको धीरे से साइडलाइन कर दिया जाता है, अपनी मनपसंद के लोगों को कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। आपने एमएसपी का जिक्र किया, लाडली योजना का जिक्र आपने किया। देखिए लाडली योजना का की जो बात हो रही है वो इसलिए भी हो रही है ये मुफ्त की रेवड़ी मध्य प्रदेश से ही शुरू हुई थी और ये मुफ्त की रेवड़ी मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी। तो ऐसे में बीजेपी के मंत्री का तो ये सवाल खड़ा करना कहीं से भी तर्क संगत नजर नहीं आता है। और देखिए उससे बड़ी बात कि आपने पैसा बढ़ाने की बात की थी, अगर दिनेश जी आपको याद हो ठीक, मुझे तो ठीक याद है कि उस समय कहा गया था बाकायदा कि लाडली जो बहनें हैं उनके खाते में इतने रुपए जो है बढ़ा दिए जाएंगे। आई थिंक 3000 रुपए के आसपास की बात हो रही थी। उस वक्त 1500 रुपए थे। 1500 रुपए थे, लेकिन आज भी वो जस की तस है और साथ में करीबन 6-7 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि भाई आप क्या सिर्फ चुनावी जुमले देने के लिए बैठते हैं, आप एमएसपी को लेकर बातें करते हैं, बड़े वादे करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह का आपने कोट भी किया कि 2 कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से रहे, उसके बावजूद भी किसानों की जो बदहाली है वो किसी छुपी हुई नहीं है। चाहे खाद को लेकर प्रॉब्लम हो, चाहे हमने देखा लहसुन का जब किसान बेचने के लिए आए थे, बारिश हो गई तो कोई इंतजामात नहीं था और तमाम जो कह सकते हैं लहसुन की बड़ी बड़ी जो कह सकते हैं कि लोगों ने लाकर बेचने के लिए वहां पर जमा किया था वो सब पानी में बहते हुए और सड़ते हुए नजर आए थे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या जो शुरुआत में आपने बात कही थी कि अध्यक्ष पद को लेकर जो पूरी लड़ाई है उसमें कौन सा चेहरा आगे निकलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी नरोत्तम मिश्रा में भी एक कहीं ना कहीं उनकी जो दावेदारी है मजबूत नजर आती है। अगर हम कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनकी भी दावेदारी मजबूत है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी पशुपेश में पड़ने वाली स्थिति है, किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए, क्योंकि दोनों तरफ बीजेपी के लिए मुश्किल हालात है। अब जरा आप राष्ट्रीय लेवल पे अगर आप देखें, नेशनल लेवल पे आप देखें तो यहाँ भी बीजेपी लगातार अपना अध्यक्ष चुनने में परेशानी से जूझ रही है। कभी राजा का नाम निकल के सामने आता है, कभी खट्टर का नाम निकल के सामने आता है, कभी और दूसरे लोगों का नाम सामने आता है। लेकिन बीजेपी के लिए कहा जा सकता है चेहरा चुनना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो लोग कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका कहना भी कहीं ना कहीं सही है कि भाई हमें भी ये मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, अब मध्य प्रदेश में देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आखिरकार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत पिलर दिखाई देते हैं, वो यहाँ पर बुंदेलखंड के इलाके में जिस तरीके से एक जो परियोजना का शिलान्यास करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस शिलान्यास के अवसर पर नहीं पहुंचते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं वहां पर, उनके कार्यक्रम में शिरकत नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ जो जिस तरीके से बागेश्वर में एक हॉस्पिटल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, वहां पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी देखने को मिली। तो ऐसे में अध्यक्ष पद की लड़ाई क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में यहाँ पर बने रहने के लिए या फिर बीजेपी को छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, ये देखने वाला फैक्टर रहेगा। आगामी वक्त में बीजेपी किस तरीके से संगठन में परिवर्तित करती हुई नजर आती है।
फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।